Hello friends, once again welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 जिसका ये लेक्चर नंबर 1 है। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक्स लगी हुई हैं जिसका सेकंड बुक मैकेनिक्स का ये लेक्चर है चैप्टर नंबर 6 जिसका नेम है स्ट्रिंग इन 2 डायमेंशन, उसका ये लेक्चर नंबर 1 है। आज हम इसके बारे में इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और इसके टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरे प्रीवियस के लेक्चर देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। चैप्टर का नेम है स्ट्रिंग इन 2 डायमेंशन, इसके अंदर आप बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है द कैटेनरी। व्हाट इज़ कैटेनरी, तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन उसकी नोट कर देती हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी कैटेनरी क्या होता है। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये डेफिनेशन नोट की है। The catenary, when a uniform string or chain hangs freely gravity between 2 points in the same vertical line, the curve which it hangs is called catenary. It means when a uniform string or chain, जब कोई uniform string and chain है, ये कोई string है या फिर कोई चैन है, हैंग्स फ्रीली ग्रेविटी बिटवीन, यानी कि कैसे हैंग की गई है फ्रीली ग्रेविटी बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच में यहाँ पर इसको हैंग किया गया है ग्रेविटी में 2 पॉइंट्स इन द सेम वर्टिकल लाइन, यानी कि ये जो इसको जिस पॉइंट से हैंग किया गया है वो सेम वर्टिकल लाइन में है। जो ये कर्व बनता है इसको ही हम कहते हैं कैटेनरी। ठीक है, ये जो 2 पॉइंट हैं जो फिक्स हैं वर्टिकली लाइन में, सेम वर्टिकल लाइन में, यहाँ से कोई स्ट्रिंग या चैन हैंग की गई है, ये जो कर्व बनकर आता है इसको हम कहते हैं कैटेनरी। तो इस चैप्टर में हम इस कैटेनरी के बारे में ही, इस कर्व के बारे में ही पढ़ेंगे। यहाँ पर हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें यूज़ होगा इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, यानी कि जो कर्व बना है इस कर्व को हम कैटेनरी कहते हैं। इस कर्व की हम डेफिनेट इक्वेशन पढ़ेंगे, इंट्रिंसिक इक्वेशन पढ़ेंगे। कैटेनरी की इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होती है मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ। इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी क्या होती है, S इक्वल्स टू C टेंसाइल, ये होती है कॉमन कैटेनरी की इंट्रिंसिक इक्वेशन। इंट्रिंसिक इक्वेशन का मतलब होता है जो इक्वेशन होगी वो आपकी किस में होगी, S और साई में। S और साई में अगर आपकी इक्वेशन होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक इक्वेशन। कॉमन कैटेनरी की ये इंट्रिंसिक इक्वेशन होती है। इसी तरह से कार्टेशियन इक्वेशन होती है कॉमन कैटेनरी की, वो मैं और आपको बता देती हूँ। पहले मैं यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेती हूँ। व्हाट इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, y इक्वल्स टू c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c। कार्टेशियन इक्वेशन तो आपको पता है, कार्टेशियन इक्वेशन होती है x और y की फॉर्म में। तो x और y की फॉर्म में कॉमन कैटेनरी की कार्टेशियन इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू c cos हाइपरबोलिक x बाय c। दोनों इक्वेशन मैंने आपको इसलिए बताई हैं, अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ होगा, इसलिए मैंने आपको ये बताई है। तो इनको अच्छे से याद कर लेना है आपको। अब इस चैप्टर में बहुत सारे और टॉपिक हैं, मतलब जो हमने कैटेनरी की शेप पढ़ी है ये डिफाइन हो गया है कि कैटेनरी शेप क्या होती है, एक स्ट्रिंग या चैन जो कि एक कर्व को डिस्क्राइब कर रही है एक तरह से, उस शेप को हम कैटेनरी कहते हैं। इसके बारे में, इस कैटेनरी के शेप के साथ साथ हम इसकी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, इसके एक्सेस, इसके वर्टेक्स, इसके पैरामेट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। वो सारी चीज़ें क्वेश्चंस में आपको गिवन होंगी या आपको बताई जाएंगी कि द एक्सेस ऑफ द कैटेनरी, द वर्टेक्स ऑफ द कैटेनरी, द पैरामीटर्स ऑफ द कैटेनरी। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सेस क्या है, वर्टेक्स क्या है। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। मैं आपको वो सारे टॉपिक एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या क्या होते हैं। पहले यहाँ पर सारे नोट कर लेती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ, बिकॉज अगर मैं ऑन करके वीडियो को नोट करूँगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है वीडियो, इसलिए वो अपलोड होने में भी फिर प्रॉब्लम होती है। तो पहले मैं यहाँ पर नोट कर लेती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या कैसे कैसे यूज़ करना है। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सारे टॉपिक्स को नोट किया है, अब अच्छे से इसको समझते हैं। कैटेनरी की फिगर बनाई है, इसमें ये सारी चीज़ें बनाई हैं मैंने, एक एक करके इनको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेस, द वर्टिकल लाइन
ओ वाई इज कॉल्ड अ एक्सिस ऑफ कैटेनरी, यानी कि कोई कैटेनरी है तो उस पर जो वर्टिकल लाइन है ये ओ वाई, ये क्या है, एक्सिस ऑफ कैटेनरी, इस कैटेनरी की एक्सिस कहलाएगी। ठीक है, अगेन बता रही हूँ, एक्सिस क्या होती है किसी कैटेनरी की, जो उस कैटेनरी की वर्टिकल लाइन होती है वो उसकी एक्सिस ऑफ कैटेनरी कहलाती है। सेकंड मैंने लिखा है वर्टेक्स। व्हाट इज वर्टेक्स ऑफ अ कैटेनरी? द लोएस्ट पॉइंट ए इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ कैटेनरी, यानी कि जो इस कैटेनरी का लोएस्ट पॉइंट होगा, यानी कि पॉइंट ए, वो क्या कहलाएगा, इस कैटेनरी का वर्टेक्स कहलाएगा। द लोएस्ट पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ कैटेनरी। थर्ड पॉइंट लिखा है मैंने पैरामीटर। द क्वांटिटी सी इज कॉल्ड द पैरामीटर ऑफ द कैटेनरी, यानी कि ये जो क्वांटिटी होगी सी, यानी कि जो ओरिजिन से कैटेनरी का लोएस्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है, जो ओरिजिन से कैटेनरी के लोएस्ट पॉइंट ए के बीच की डिस्टेंस होती है, वो उसका पैरामीटर कहलाती है। सो यहाँ पर कितनी क्वांटिटी है, सी। सो द क्वांटिटी सी इज कॉल्ड द पैरामीटर ऑफ द कैटेनरी। फिर मैंने नोट किया है डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, पढ़ते हैं एंड समझते हैं। द हॉरिजॉन्टल लाइन एट द डेप्थ सी बिलो द लोएस्ट पॉइंट इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, एक्स एक्सिस कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। मतलब द हॉरिजॉन्टल लाइन, सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, एट द डेप्थ सी, सी से नीचे, बिलो द लोएस्ट लाइन, सॉरी बिलो द लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट क्या था, ए के ब्लो में, यानी कि नीचे, इस कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि ये जो एक्सिस है ओ एक्स, ये कहलाएगी डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कैटेनरी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा डायरेक्ट्रिक्स। दो टॉपिक और होते हैं। फर्स्ट होता है स्पैन। स्पैन क्या है, द डिस्टेंस बी सी इक्वल्स टू 2x इज कॉल्ड स्पैन ऑफ द कैटेनरी, यानी कि जो डिस्टेंस है यहाँ से बी से लेके सी तक, बी से लेके सी तक, जो कि कितनी है 2x, इज कॉल्ड स्पैन ऑफ द कैटेनरी। यहाँ बी से लेके सी तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, किसी कैटेनरी का स्पैन। ये सब क्वेश्चंस में आएंगे वर्ड्स, ये जब आप क्वेश्चन करेंगे ना इस चैप्टर में इन कैटेनरी से रिलेटेड, तो ये सारे वर्ड्स आएंगे वहाँ पर। तो स्पैन, सेक, आपको यही नहीं पता होगा स्पैन क्या होता है, सेक क्या होता है, तो आप कैसे समझ पाएंगे क्वेश्चंस को और कर पाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ जो आप कैटेनरी के अंदर पढ़ते हैं। सेकंड है सेग, द डेप्थ एम ए। ठीक है, द डेप्थ एम ए। सो ये पॉइंट मैं यहाँ पर बनाना भूल गई हूँ, यहाँ पर है कोई पॉइंट एम ए, एम ए, ये जो कैटेनरी का डेप्थ होगा, ठीक है, ऑफ द लोएस्ट पॉइंट ब्लो बी सी, बी सी के ब्लो में, इज कॉल्ड सेक ऑफ द कैटेनरी, यानी कि ये जो वर्टिकल लाइन है एक तरह से आप कह सकते हैं ये है स्पैन, और ये जो वर्टिकल लाइन है, सॉरी, इसको बोलेंगे आप सेक, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसको आप बोलेंगे स्पैन। सो एम से ए तक की जो डिस्टेंस है, जो डेप्थ है, वो क्या कहलाती है, सेक, किसी कैटेनरी का सेक कहलाती है। सो ये सारे टॉपिक्स थे जो कैटेनरी के अंदर थे। अब आपको मैं बता दूं, कैटेनरी क्वेश्चंस को करने के लिए, कैटेनरी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए ना बहुत सारे फॉर्मूलोज का यूज़ किया जाता है, बहुत सारी इक्वेशंस का यूज़ किया जाता है। कम से कम 6 to 7 इक्वेशंस हैं जिनका यूज़ किया जाता है। अब वो इक्वेशन भी बनाई जाती हैं, मतलब जैसे इक्वेशंस, कोई भी इक्वेशन होती है तो वो दो वेरिएबल्स के बीच में रख कर बनाई जाती है, जैसे रिलेशन बिटवीन एक्स एंड एस। तो मैं आपको एक बताती हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड एस, एक्स और एस के बीच में रिलेशन बता रही हूँ मैं यहाँ पर। तो इन दोनों को सॉल्व करके आपको एक इक्वेशन मिलेगी जिनका यूज़ हम अपने क्वेश्चंस में करेंगे। तो वो इक्वेशंस आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट इक्वेशंस लिखवा दूँ और क्वेश्चंस पे आ जाऊँ, तो वो इक्वेशन का यूज़ क्वेश्चंस में होगा, क्लियर। बट कभी कभी, बल्कि मोस्ट ऑफली, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ आपके एग्ज़ाम्स में इस चैप्टर में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड एस, राइट रिलेशन बिटवीन वाई एंड एस। ठीक है, तो रिलेशन पूछ लेते हैं कभी कभी, तो इसलिए मैं यहाँ पर रिलेशन भी करा रही हूँ। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाते हैं रिलेशन वाले क्वेश्चन। तो फर्स्ट है हमारा 6 रिलेशन हम यहाँ पढ़ेंगे, उसमें से फर्स्ट है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड एस, एक्स और एस के बीच में हम रिलेशन पढ़ेंगे। सो रिलेशन पढ़ने के लिए मैंने आपको यहाँ पर 2 इक्वेशंस लिखवाई हैं जिनका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर एस है और यहाँ इस वाली इक्वेशन में एक्स है, तो इन दोनों का ही यूज़ करके हम इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख लीजिए जो मैंने आपको बताए थे, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटेनरी S इक्वल्स टू के C tan psi। एक तो ये लिखवाई थी, एक मैंने आपको लिखवाई थी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कैटेनरी y इक्वल्स टू के C cos हाइपरबोलिक x बाय c। ये दो इक्वेशन लिखवाई थी, इसको फर्स्ट कंसीडर कर लीजिए एंड इसको सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर लीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम फर्स्ट से यहाँ से मैं tan psi की वैल्यू फाइंड करती हूँ। tan psi कितना आएगा s बाय c, बिकॉज c मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, s बाय c। यहाँ से मैंने वैल्यू निकाली tan psi की। tan psi जो होता है वो होता है dy ओवर dx के इक्वल। tan psi इज इक्वल टू dy ओवर dx, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं s बाय c, साइड में लिख लीजिए tan psi इज इक्वल टू dy ओवर dx। तो मैंने यहाँ tan psi के प्लेस पर dy ओवर dx इक्वल्स टू s ओवर c, ये मैंने वैल्यू निकाली है। अब देखिए फ्रॉम सेकंड में हम क्या करते हैं, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन जो है हमारी y इक्वल्स टू के c cos हाइपरबोलिक x बाय c। मैं पहले यहाँ पर सेकंड इक्वेशन नोट कर देती हूँ, y इक्वल्स टू के c cos हाइपरबोलिक x बाय c। अब मैं क्या करती हूँ, इसका डिफ्रेंसिएशन करती हूँ विद रेस्पेक्ट टू x। फर्स्ट वाली इक्वेशन से हमें dy ओवर dx मिल गया, सेकंड वाली इक्वेशन में क्या कर रही हूँ मैं, सेकंड वाली इक्वेशन का डिफ्रेंसिएशन करती हूँ विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए यहाँ लिखूँगी ऑन डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करने पे dy ओवर dx इधर इक्वल्स टू c इज़ अ कॉन्स्टेंट टर्म, तो c एज इट इज़ cos हाइपरबोलिक x बाय c का डिफ्रेंसिएशन साइन हाइपरबोलिक x बाय c, एंड एंगल का जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो कांस्टेंट टर्म एज इट इज़ मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो 1/c का लिख दिया है मैंने ऐसे। अब c से c टर्म कैंसिल, सो यहाँ से आपको dy ओवर dx की वैल्यू कितनी मिलती है, साइन हाइपरबोलिक x बाय c। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन मिलती है। अब देखिएगा dy ओवर dx, इसको मैं थर्ड बोल देती हूँ और इसको मैं फोर्थ बोल देती हूँ। dy ओवर dx की वैल्यू कितनी है, s बाय c, एंड यहाँ पर dy ओवर dx की वैल्यू कितनी है, साइन हाइपरबोलिक x बाय c। सो मैं इन दोनों को इक्वल रख सकती हूँ, तो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ दोनों को मैं इक्वल रख रही हूँ, तो s बाय c इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x बाय c। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, s की वैल्यू s इक्वल्स टू c साइन हाइपरबोलिक x बाय c। सो ये देखिए इस तरह से इसका रिलेशन निकल गया है, दोनों x और s के बीच में हमने रिलेशन फाइंड कर दिया है। सो इस तरह से क्वेश्चन आ भी सकता है, आपका रिलेशन पूछ लें x और s के बीच में, और नहीं तो आप जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको इस इक्वेशन का यूज़ करना होगा, कहीं पर आपको s दिया होगा और s और x गिवन होगा, तो उसमें आप ये वाला फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ये वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि आप जब आपके पास ये गिवन होगा तभी तो हम उसका यूज़ करेंगे। s इक्वल्स टू सी हाइपरबोलिक x बाय c। ठीक है, क्लियर है। एक और रिलेशन पढ़ते हैं, 6 रिलेशन है टोटल, सेकंड रिलेशन पढ़ते हैं हम। जितना इस वीडियो में कवर हो पाएगा, इस लेक्चर में कवर हो पाएगा, मैं कोशिश करूँगी कवर करने का। तो सेकंड रिलेशन जो हम पढ़ते हैं वो हम किसके बीच में पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन y एंड s। अभी हमने s और x के बीच में पढ़ा था, अब हम यहाँ पर रिलेशन बिटवीन y एंड s और y के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। सो देखिए y कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कैटेनरी क्या होती है, c cos हाइपरबोलिक x बाय c ये होती है, एंड s क्या होता है, अब की बार हम s को यहाँ इसकी तरह यूज़ नहीं करेंगे, s की जो न्यू इक्वेशन बनी है उसका यूज़ करेंगे। तो s की जो न्यू इक्वेशन बनी थी वो बनी थी s इक्वल्स टू c साइन हाइपरबोलिक x बाय c, इसी का हम यूज़ करेंगे। सो क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, इन दोनों इक्वेशन की हम स्क्वायरिंग करेंगे और दोनों को माइनस करेंगे। सो आप लिख सकते हैं यहाँ पे ऑन स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, इन दोनों को हम स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए LHS को LHS में से ही माइनस करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके, और सी स्क्वायर, जब इन दोनों की स्क्वायरिंग करेंगे तो सी का स्क्वायर दोनों में कॉमन आएगा, तो सी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। थोड़ा सा डायरेक्ट बता रही हूँ, इन दोनों की स्क्वायरिंग करने पर सी स्क्वायर कॉमन आएगा, कॉमन ले लिया, एंड देन इसमें से इसको माइनस करेंगे स्क्वायर करके
कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स बाय सी माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स बाय सी। ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और आपको ये पता होना चाहिए, ये आइडेंटिटी होती है हाइपरबोलिक की, कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स बाय सी माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक सी की वैल्यू होगी 1। सो आपको यहाँ से फॉर्मूला मिलेगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। कैसे मिला? सी स्क्वायर बन जा सी स्क्वायर प्लस माइनस के एक्स स्क्वायर था, ये इधर जाके प्लस का एस स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिलता है वाई और एस के बीच में, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। इसका भी हम किसी क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये आइडेंटिटी से लिखा है कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू होती है 1। ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सो हमने पढ़ा इसका सेकंड रिलेशन। सो एक और रिलेशन पढ़ते हैं, क्वेश्चंस को और भी अच्छे से क्लियर करते हैं। तो थर्ड रिलेशन हम पढ़ेंगे रिलेशन, ये सारे रिलेशन आ जाते हैं एग्जाम में, इसलिए ही मैं आपको बता रही हूँ, वाई एंड साई। अब की बार हम किसके बीच में रिलेशन पढ़ रहे हैं? रिलेशन बिटवीन वाई एंड साई, वाई और साई के बीच में रिलेशन पढ़ रहे हैं। सो देखते हैं क्या रिलेशन मिलता है हमें। यहाँ पर हम एक नई चीज़ यूज़ करेंगे, वो है डी वाई ओवर डी एस इक्वल्स टू के साइन साई। देखिए डी वाई ओवर डी एस इक्वल्स टू साइन साई कहाँ से आया? तो डी वाई ओवर डी एस जिस तरह से मैंने अभी आपको पीछे बताया डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू टेन साई होती है, उसी तरह से आप ध्यान रखिए डी वाई ओवर डी एस की वैल्यू साइन साई होती है। डी वाई ओवर डी एस की वैल्यू साइन साई होती है। इसको भी हम पूरा भी समझा सकते हैं, बट अभी इसको नहीं समझा रहे बिकॉज ये वाला रिलेशन बहुत लेंथी हो जाएगा। अभी बस आप ये ध्यान रखिए कि डी वाई ओवर डी एस की वैल्यू साइन साई होती है। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, डी वाई ओवर डी साई लिख रही हूँ, डी वाई ओवर डी साई लिख रही हूँ। क्यों लिख रही हूँ? देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी एस ओवर डी साई। मैंने क्यों लिखा यहाँ पर? मैंने डी, ये समझिए डी वाई ओवर डी साई था, इसमें मैंने डी एस से मल्टीप्लाई कराई है, डी एस से डिवाइड कराई है। डी वाई ओवर डी एस को एक साथ, डी एस ओवर को डी साई एक साथ। अब देखिए डी वाई ओवर डी साई एज इट इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एस। डी वाई ओवर डी एस को क्या लिख सकते हैं? साइन साई। और डी एस ओवर डी साई को लिख सकते हैं सी सेक स्क्वायर साई। ये मैं आपको बता सकती हूँ डी एस ओवर डी साई कहाँ से आया, सी सेक स्क्वायर साई। देखिए एस इक्वल्स टू कितना होता है? सी टेन साई। ये तो मैं सबसे पहले आपको बता चुकी हूँ, एस इक्वल्स टू के सी टेन साई बिकॉज इट इज़ द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटेनरी। जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे साई के रेस्पेक्ट में, डी एस ओवर डी साई इक्वल्स टू सी एज इट इज टेन साई का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर साई। ये होता है इसका डिफ्रेंसिएशन। सो इसी का हमने यहाँ पर यूज़ करा है, डी एस ओवर डी साई के प्लेस पर क्या लिख लिया है? सी सेक स्क्वायर साई। डी वाई ओवर डी एस कितना होता है? साइन साई, ये लिख दिया है। ठीक है, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं डी वाई ओवर डी साई का? क्योंकि हमें वाई और साई के बीच में रिलेशन निकालना है, इसलिए ही मैंने ये चीज़ लिखी है यहाँ पर। अब आपका आ गया है साइन साई सी सेक स्क्वायर साई। जब मैं इसको इस तरह से लिखती हूँ, डी वाई ओवर डी साई इक्वल्स टू साइन साई एज इट इज, सी सेक स्क्वायर को लिख सकती हूँ 1 ओवर कॉस स्क्वायर, सो कॉस स्क्वायर साई। सो इस तरह से जब हम लिखते हैं तो डी वाई ओवर डी साई साइन साई ओवर एक कॉस साई, इसको दे दो सी 1 ओवर कॉस साई एज इट इज रहने दो। क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा? देखिए डी वाई ओवर डी साई साइन अपॉन कॉस क्या बनाता है? टेन, टेन साई और 1 ओवर कॉस अगेन सेक साई। सी को मैं आगे लिख देती हूँ सेक साई। सो यहाँ से आपको डी वाई ओवर डी साई की वैल्यू कितनी मिल रही है? सी टेन साई सेक साई। ठीक है, अब मैं इसका डिफ्रेंसिएशन तो कर लिया है, इंटीग्रेशन करती हूँ ऑन इंटीग्रेशन। ठीक है, ध्यान से देखिए ये वाला थोड़ा सा अलग है, ऑन इंटीग्रेटिंग। जब मैं इसका इंटीग्रेशन करती हूँ डी वाई ओवर डी साई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सी टेन साई सेक साई। ठीक है, डी साई के रेस्पेक्ट में जब इसका इंटीग्रेशन करूँगी, वाई यहाँ पर कांस्टेंट टर्म सी इंटीग्रेशन से बाहर, टेन साई सेक साई का इंटीग्रेशन होता है सेक साई, टेन साई सेक साई का इंटीग्रेशन होता है सेक साई। एक कांस्टेंट जुड़ गया प्लस का के। ठीक है, जब यहाँ पर कांस्टेंट जुड़ जाता है ना तो उसको हम किस तरह से देखते हैं? एट द लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट पे देख लेते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए लोएस्ट पॉइंट पे हम कंसिडर करते हैं।
एट द लोएस्ट पॉइंट। क्वेश्चन अभी ये आगे जा रहा है, इसका रिलेशन लोएस्ट पॉइंट पर क्या होता है, लोएस्ट पॉइंट पर y जो होता है वो c के इक्वल होता है और साई 0 के इक्वल होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, y c के इक्वल होता है, साई 0 के इक्वल होता है, कब, लोएस्ट पॉइंट पे। तो जब y को हम c के इक्वल रखेंगे तो हम यहाँ पर रखेंगे y के प्लेस पे रखा c, इसमें इक्वल्स टू c सेक साई प्लस k, ठीक है। और साई के प्लेस पे 0 रखना है, 0 पुट कर दिया, c से c कैंसिल, सेक 0 0, सेक 0 1, सेक 0 1, 1 प्लस k, 1 से 1 अगेन कैंसिल, तो k की वैल्यू आ गई 0। मतलब 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 बनाएगा ना, तो 1 1 0 k। ये हमने क्यों किया, वैसे तो यहाँ तक आ गया हमारा रिलेशन, ठीक है। यहाँ हमने रिलेशन फाइंड कर दिया है y एंड साई के बीच में, समझने की कोशिश कीजिए। बट यहाँ पर एक कांस्टेंट अटैच था, हमें नहीं पता कांस्टेंट कितना है, तो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या कंसिडर करा है, लोएस्ट पॉइंट पे कंसिडर करा है। लोएस्ट पॉइंट पर साई जो होगा 0 होगा, एंगल 0 होगा लोएस्ट पॉइंट पे, और y किसके इक्वल होगा, c के। सो जो हमने यहाँ पर रिलेशन फाइंड किया है, इसके प्लेस पे वैल्यू रख दी है, y के प्लेस पे c पुट किया है, साई के प्लेस पे 0 पुट किया है। सेक 0 1 होता है, c से c कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, k की वैल्यू 0, यानी कि कांस्टेंट आ गया 0। जब कांस्टेंट 0 आ गया तो रिलेशन y इक्वल्स टू c सेक साई बचा है, केवल और केवल यहाँ पर कांस्टेंट 0 पुट करने पर y इक्वल्स टू c सेक साई। सो ये हमने रिलेशन फाइंड कर दिया है y और साई के बीच में, यह आ गया थर्ड रिलेशन, ठीक है। तो 3 रिलेशन मैंने इस लेक्चर में कवर किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं अगले 3 रिलेशन कवर करूँगी और साथ में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये रिलेशंस जो हमने पढ़े हैं, क्वेश्चंस पढ़े हैं, इक्वेशंस पढ़ी हैं और ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं और अच्छे से क्लियर होंगी। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। थैंक यू फ्रेंड्स।